वेलकम बच्चों। आज से हम चालू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स लेक्चर सीरीज का पहला यूनिट, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। लेक्चर सीरीज के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इस सिलेबस के भीतर कौन कौन से यूनिट आएंगे, हर यूनिट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किसको कितना इंपॉर्टेंट देना है, कौन सा डेरिवेशन किस तरह से समझना है। ये यहाँ पे रिपीट मैं करना नहीं चाहता हूँ और सीधा मैं इस यूनिट का पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। न्यूटन के अनुसार यूनिवर्स का प्रत्येक पार्टिकल दूसरे प्रत्येक पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यह अट्रैक्शन एक फोर्स के कारण होता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, न्यूटन्स के अनुसार यूनिवर्स का प्रत्येक पार्टिकल दूसरे प्रत्येक पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन है, ये दोनों पार्टिकल के भीतर का जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन एक फोर्स के कारण होता है, और वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट? क्या कहता है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts every other particle with a force. This force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। और ये जो फोर्स होता है, दो पार्टिकल को आपस में एक दूसरे के और खींचने वाला जो फोर्स होता है, यह फोर्स हमेशा दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट करता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ये दो पार्टिकल को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स हमेशा पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर एक्ट करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोगों को दो अलग अलग पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ये वाला पहला पार्टिकल, ये वाला दूसरा पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है, पहले वाले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे वाले पार्टिकल का मास है m2। ये अलग अलग दो पार्टिकल हैं, और इन दोनों पार्टिकल को सेपरेशन का जो डिस्टेंस आएगा, यानी m1 से लेके m2 का जो डिस्टेंस होगा, वो हम लोग d से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आते हैं। हमने क्या कहा था कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए m1 m2 ये जो फोर्स है, इन फोर्स के अंदर ये m1 m2 की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये m2 m1 की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स करते हैं। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है, अगर ये दो पार्टिकल है
ये दोनों पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर से समझाता हूं। न्यूटन्स लॉ के अनुसार ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से दो फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो पहला जो फैक्टर है ये होता है पार्टिकल मास, जो कि हम लोगों को पता है m1 फर्स्ट पार्टिकल और m2 ये जो है सेकंड पार्टिकल। m1 और m2 ये जो मासेस है, ये दो पार्टिकल के मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हम लोगों ने देखा है d, हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है? उसको d से रिप्रेजेंट किया है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये फोर्स जो है दोनों पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। मानो वो जो फोर्स है वो है F। फोर्स क्या है? F इतना फोर्स है। ये फोर्स क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अगर पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? अगर ये वाली चीज बढ़ती है तो ये वाली भी चीज बढ़ेगी, अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो भी ये वाली चीज बढ़ेगी। ये सिर्फ इस लॉ के रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडामेंटल ही वही है। अब इस लॉ का दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या देखा? ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को। अब डिस्टेंस के इफेक्ट को देखते हैं। न्यूटन्स के अनुसार क्या है? अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यहां पे देखिए, m1 और m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या हुआ? ये जो फोर्स है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये पहला पार्ट हो गया। इसके अंदर ये आ गया यहां पे। उसके बाद यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर, ये देखिए हो गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जैसे जैसे दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा था? अगर m1 और m2 बढ़ते हैं, उनके मासेस अगर बढ़ते हैं, फोर्स भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स डिक्रीज होता है, फोर्स कम होता है। अब इन दोनों के रिलेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, दीज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को, ये जो हमारा फार्मूला यहां पे आया हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है,
इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे जी। इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये जी रिप्रेजेंट उसी को करता है। अब ये जो न्यूटन्स लॉ है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपका होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां ये जो F है, ये F क्या बताता है, ये हम लोगों को बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों को क्या बताता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 m2 ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं मासेस ऑफ पार्टिकल्स, मासेस ऑफ पार्टिकल्स। डी क्या बताता है, डी बताता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जी होता है हम लोगों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या बचा है इसके अंदर, एफ हो गया, m1 m2 हो गया, डी हो गया, जी हो गया। चलिए ये हो गया हम लोगों का यहां पे। अब हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को समझना है ग्रेविटेशन। क्या समझना है, ग्रेविटेशन। तो फिर हम लोगों को किसको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा, हम लोगों को समझना पड़ेगा इस जी को। ये जो जी है इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी फिजिकल मीनिंग को हम लोग समझते हैं। माना m1 और m2 दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू 1 है। माना m1 और m2 ये जो मासेस है, इस मासेस को यूनिट मास मान लो, यानी ये हो गया इक्वल टू 1। उसी के बराबर, उसी के जैसा जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी यूनिट डिस्टेंस कंसीडर कर लो, इसको यूनिट मास कंसीडर कर लो, इसको यूनिट डिस्टेंस कंसीडर कर लो। तो इससे हमारा लॉ क्या होगा, हमारा लॉ होगा F इज इक्वल टू जी, m1 1 है, m2 भी 1 है और d भी 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा F इज इक्वल टू जी। इससे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी। इससे हमें जी की डेफिनेशन मिलेगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी न्यूमेरिकली उस फोर्स के इक्वल होता है जो यूनिट मासेस को, जो दो यूनिट मासेस के बीच तब एक्ट करता है जब वे एक यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। फिर से कहे बताते हैं, समझिए इसको। ये जो जी है, ये जो जी है, ये वाला, जस्ट अ मोमेंट, ओके ना, ये जो जी है, ये वाला, ये न्यूमेरिकली उस फोर्स के इक्वल होता है जो दो यूनिट मासेस के बीच तब एक्ट करता है
जब वे एक यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट हो। हमारा न्यूटन इक्वेशन क्या आया था? हमारा न्यूटन इक्वेशन जो कि शुरुआती में आया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। इसको बहुत सीधी तरह से समझते हैं। कैसा समझते हैं इसको? बहुत ही सीधी तरह से। ये डी स्क्वायर न्यूमरेटर में है, इधर लेके, सॉरी डिनोमिनेटर में है, उसको इधर लेके चले जाओ, न्यूमरेटर में आएगा, आ गया। ये m1 m2 न्यूमरेटर में, उसको इधर लेके जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन क्या होगी इसकी? बहुत सिंपल होगी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है? 1 इन मास, सॉरी 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। डी की डायमेंशन क्या होती है? डी की डायमेंशन, डी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो वो होगा 2 इन लेंथ डिवाइडेड बाय मासेस है, m1 m2 यानी 2 मासेस है, तो ये होगा 2 इन मास। अब न्यूमरेटर क्या होगा? 1 इन मास, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, सॉरी 2 और ये वाला एक 3 इन लेंथ और -2 इन टाइम। क्या होगा ये? ये होगा 1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ये डिनोमिनेटर ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो गया? -2 इन मास। अब यहाँ पे 1 इन मास है, यहाँ पे -2 इन मास है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 इन मास, 3 इन लेंथ और -2 इन टाइम। ये आ गया हमारा डायमेंशन। अब इसकी यूनिट को भी फाइंड आउट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था? F, सॉरी हम लोगों को G फाइंड आउट करना है, G फाइंड आउट करना है। G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। एफ यानी क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। उसके बाद डी स्क्वायर यानी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, डी स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, nm स्क्वायर kg⁻², या इसको आप लोग ऐसा भी पढ़ सकते हैं, nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और ये जो g होता है इसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर -2। अगर इसी की हम लोग CGS वैल्यू निकालते हैं, इस G की CGS वैल्यू निकालते हैं, तो वो होगी 6.674 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर (2). ये वैल्यूज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें प्रॉपरली याद रखिए। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है? सिंपल सा सवाल है, आसान भी उतना ही सिंपल है।
प्रश्न को सबसे पहले समझ लेते हैं। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लॉ केवल पृथ्वी पर मौजूद ऑब्जेक्ट के लिए ही नहीं है, वो बड़े बड़े जो लॉ है इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल है। उसी तरह कंपैरेटिवली छोटे टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस पर भी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन को डिस्क्राइब करता है। यानी आकाश, गंगा, पाताल, कहां पर भी इसको लेकर जाओ भाई, ये एक्ट करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी इसी बेसिक लॉ की मदद से हम पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन से लेकर प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन तक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यहां पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग इसी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से आगे बढ़कर मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फील्ड को समझेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected with this channel for further notification. Have a good day.